साथियों, क्या मेरी आवाज नमस्कार। आप सब तक पहुंच रही है? कृपया करके कोई साथी मुझे सूचना दे, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर कनिष्का सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज जो हमारी मुख्य वक्ता आप लोगों के बीच में पधारी हैं, उनका परिचय वैसे तो मैंने आप लोगों को दे दिया है चैट के माध्यम से भी, लेकिन अगर मैं मौखिक रूप से बताना चाहूँ तो डॉक्टर कनिष्का सिंह जो हैं, उन्होंने पीएचडी किया है डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड अल्टरनेटिव थेरेपी में। वो भारत की एकमात्र महिला हैं जिनको सर्वोच्च पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है पोषण के क्षेत्र में काम करने के लिए। पूर्ण पोषणम के नाम से आप एक संस्था चलाती हैं, आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, तरह तरह के रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किए हैं पोषण से संबंधित। सेक्सुअल हेल्थ पर काम करने वाली आप भारत की प्रथम महिला हैं और इस दिशा में आप नई ऊंचाइयां लेकर के जा रही हैं। साथ ही आप ब्लॉग भी लिखते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आपके पब्लिश होते हैं। पिछले कई वर्षों से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आपके कई पेपर पढ़ने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ और जिस प्रत्येक कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है। प्यारे साथियों, डॉक्टर कनिष्का सिंह एक प्रोफेसर हैं और रिसर्चर भी हैं, आप एक साइंटिस्ट भी हैं और पोषण के क्षेत्र में आप सेक्सुअल हेल्थ को लेकर के नित नए योगदान भारत की जनता के लिए दे रहे हैं। और किस प्रकार से खान पान की दिनचर्या से हम हमारी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं, क्या क्या वो चीजें हैं जो हमारी डाइट में शामिल होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम डॉक्टर कनिष्का सिंह से जानेंगे। और आप सेलिब्रिटी ट्रेनर भी हैं और लगातार आप, मैं देखता रहता हूं कि आपके पोस्ट फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे प्राप्त होते रहते हैं। निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि इस मंच पर आपकी ऊर्जा का सदुपयोग होगा और जो भी हमारे आज दर्शक जुड़े हुए हैं वे लाभान्वित होंगे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको मंच पर उपस्थित करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर कनिष्का सिंह, माइक ओवर टू यू। नमस्कार सभी प्यारे साथियों। डॉक्टर प्रमोद, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया अपनी बात रखने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए। वैसे तो एक प्रोफेसर और एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हम सभी को कहीं ना कहीं एक मंच मिलता ही है लोगों से जुड़ने का। लेकिन ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम अपनी ऊर्जा को, अपने ज्ञान को, या जो भी हमने अब तक जिसका संचय किया है अपना अपने एक्सपीरियंस में, चाहे वो किसी भी तरह से हो, उसका हम एक प्रोडक्टिव एक्सचेंज हम कर सकते हैं। हम लोगों से सीख सकते हैं, हम लोगों को सिखा सकते हैं और लोग उसको अपनी दैनिक दिनचर्या में या किसी खास विशेषकर जो एस्पेक्ट है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो स्टडीज हो, उसके उसमें वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस मंच की सबसे बड़ी खासियत है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सभी से इतना यहाँ पे जुड़ पाई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी तरफ से जो भी प्रयास रहे आपके जीवन में बेहतरी लेके आए। आपका सभी का स्वास्थ्य और जो मनोबल है वो हमेशा मेरे शब्दों से और मेरे एफर्ट से बढ़ता रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता। ये आज का, जो हम सभी उपभोक्ता हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करें जो सभी के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी है और हम सभी उसके पात्र हैं। तो आज का टॉपिक है कंज्यूमर अवेयरनेस और मिसलीडिंग फूड प्रोडक्ट। क्योंकि हम सभी कुछ ना कुछ खाते हैं, चाहे बाहर खाएं, चाहे डब्बा बंद चीजें खाएं, चाहे अनाज खाएं, फल सब्जियां खाएं, तो हम कहीं ना कुछ खाद्य पदार्थ किसी न किसी रूप में खा ही रहे हैं। तो ये आजकल काफी ज्यादा मिसलीडेड भी है, यानी कि लोग काफी ज्यादा भ्रमित हैं। और प्रमोद, इतने सारे समस्याएं सिर्फ खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी ना होने से हो जाती है। और काफी बड़ी बड़ी समस्याएं, काफी कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी अभी, जब से सरकार काफी ज्यादा सख्त हुई है, सामने आ रहे हैं। तो बिल्कुल। आज हम थोड़ा सा एक जनरल इंटरेक्शन जैसा सेशन हम करने की कोशिश करेंगे ताकि लोग हमसे ज्यादा जुड़ पाए। पहली चीज तो ये समझ लेते हैं कि उपभोक्ता होता कौन है, यानी कि कंज्यूमर हम किसे कहते हैं। कंज्यूमर हम सभी हैं, चाहे एक छोटा बच्चा हो, नवजात शिशु हो, या नवजात नहीं भी हो, भ्रूणावस्था में हो, वो भी कंज्यूमर है कहीं ना कहीं।
और जब तक हम जिंदा रहते हैं, हम उपभोक्ता रहते हैं, कहीं ना कहीं या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम चीजों को उपभोग करते हैं, चाहे वो कैसी भी हो। और हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज हम देखते हैं वो हमारे संसाधन होते हैं, चाहे वो हवा हो, पानी हो, चाहे वो कोई खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो भाव हो, भावनात्मक चीजें हो। तो हम उपभोग तो हर चीज का कर रहे हैं, तो उपभोक्ता हर कोई है। और इसीलिए उपभोक्ता से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो हर किसी को प्रभावित करती हैं, और हर कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर हम अवेयरनेस की बात करें, कि उपभोक्ता की जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, यानी जिसे हम कंज्यूमर अवेयरनेस कहते हैं, ये होती क्या है? ये वो एक प्रक्रिया है जहाँ पे जो उपभोगी है, जो कुछ भोग रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उसको अपने जो जिस चीज का उपभोग कर रहा है, चाहे वो कोई वस्तु हो, यानी कि कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो, ठीक है, या कुछ भी, वो उसके बारे में जानकारी पा सकता है, यानी कि इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है किसी भी इस तरह की, उसको जान सकता है, जानना। और उसके रिगार्डिंग उसके जो राइट्स और ड्यूटीज हैं उसको जानने की जो प्रक्रिया है, उन सब, और उसके रिगार्डिंग अगर कोई माल प्रैक्टिस है उसके भी रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम कंज्यूमर अवेयरनेस। और कंज्यूमर अवेयर तो होता है, लेकिन वो कितना अवेयर है, कितना जागरूक है। हमें पता है कि अच्छा खाना चाहिए, खराब खाने से हमारी सेहत खराब होती है, लेकिन ये जो है सतही बात है। किस चीज को खाने से कैसा प्रभाव पड़ेगा, कितना खाना चाहिए या कैसे खाना चाहिए, या कुछ और भी चीजें किसी भी चीज से संबंधित हो सकता है, वो उसकी होती है डिग्री ऑफ अवेयरनेस। यानी कि वो जागरूक तो है, लेकिन कितने स्तर पे और कितनी ज्यादा चीजों के लिए जागरूक है। मान लो हमें सिर्फ एक ही तरीके की चीज के बारे में पता है, तो दूसरी चीज जो उससे जुड़ी हुई है उसके बारे में अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो हमें फिर से समस्या आएगी। और ये जो है, ये खाद्य पदार्थों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारे को सीधा सीधा हमारी बॉडी में चले जाते हैं। और जो चीज हमारी सीधा बॉडी से इंटरेक्शन करती है तो वो हमें सीधा प्रभावित करती है, तुरंत भी कर सकती है, और कुछ एक घंटे बाद भी कर सकती है, कुछ दिन बाद भी कर सकती है, कुछ सालों बाद भी उसका रिजल्ट आ सकता है, बट वो आएगा जरूर। तो इसलिए खाद्य पदार्थों के संबंध में जानकारी होना, अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर किसी के लिए, ठीक है। ज्यादातर लोगों को ये तो पता है कि सतही इंफॉर्मेशन तो होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कौन कौन से लॉज हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनको जानकारी होनी चाहिए। और अगर उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी भी हुई है, कई बार ऐसा होता है कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होने की वजह से अब कंज्यूमर को तो नहीं पता कि जो छपा हुआ है प्रोडक्ट के ऊपर वो कितना सही है या नहीं, क्योंकि हर कोई टेक्निकल क्षेत्र का नहीं होता। तो उसने ज्यादातर जो उपभोक्ता है हमारे, वो कंपनी ने उसी को सही मान लेते हैं कि इन्होंने तो सही ही किया होगा, अरे इतनी प्रोसेसिंग से होके आते हैं तो इन्होंने जो लिखा है वो ठीक है। और जिसका फायदा जो है ना, ये कंपनियां उठाती हैं, लंबे समय तक उठाती रहती हैं। फिर कोई केस हो जाता है तो फिर जो है क्लेम स्वीकार करती हैं, या कोर्ट में उनका ट्रायल चलता है। और कई सारी पिछले कुछ सालों में तो बहुत सारे केसेस आए हैं, चाहे वो चाहे वो न्यूट्रिशनल वैल्यू को लेके हो, चाहे वो या तो आज एक चीज है कि जब हम कंज्यूमर को अवेयर करते हैं, या कोई भी कंज्यूमर अगर खुद भी चाहे तो अवेयर होना, तो अवेयरनेस में हम करते क्या
है, पहले लोगों को उनकी प्रॉब्लम से अवगत कराते हैं। ज्यादातर लोग क्या है ना, इग्नोरेंट हैं। अरे चलता है, भारत में तो ये बहुत ज्यादा है, अरे चलता है। तो वहां पे क्या है, ये इग्नोरेंस एटीट्यूड जो है ना, हफ्ते में या रोज भी थोड़ा थोड़ा होगा तो, लेकिन लंबे समय बाद वो क्या है ना, वो पहाड़ बन जाएगा और वो एक बड़ा रिजल्ट लेके आएगा। तो लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में अवगत कराना कि तुम्हें ये चीज समस्या हो सकती है, और कई बार वो समस्या हो रही होती है लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि एक्चुअल में उनकी बॉडी में वो समस्या हो रही है। वो इतनी साइलेंट होती है, जैसे कि हम डायबिटीज को कहें, डायबिटीज एक साइलेंट किलर है, हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। धीरे धीरे करके आपकी बॉडी का स्तर ऐसा बन जाता है कि एक उम्र के बाद एकदम से पता चलता है, अरे ये तो हाइपरटेंशन का मरीज है, अरे ये तो इसे तो डायबिटीज हो गया। पहले जो है डायबिटीज जैसा शब्द जो है बड़ों में सुनाई देता था, अब बच्चों में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। चाइल्डहुड डायबिटीज का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये चीज है, सबसे पहली चीज कि लोगों को ये नहीं पता कि उनको समस्या क्या होने वाली है या हो रही है, तो उनकी प्रॉब्लम से उनको अवगत कराना सबसे पहला काम होता है। दूसरा काम अवेयरनेस का कंज्यूमर में होता है कि उनके पेन पॉइंट्स को टच करना, यानी कि उनके जो वाकई में पेनफुल पॉइंट्स है, चाहे वो इमोशनल कंपोनेंट हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो। ठीक है, कि भाई जो चीज आपको 10 रुपए में मिल सकती है, वो खराब फॉर्म में, खराब न्यूट्रिशनल लेवल पे आपको वो 40 रुपए में बेच रहा है दुकानदार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप तो एक तो 30 रुपए ज्यादा दे रहे हो, ऊपर से भी जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हो वो उससे हेल्थ भी खराब हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल ग्राउंड, बहुत बड़ा पेन पॉइंट है सभी के लिए, चाहे आप कितने भी फाइनेंशियली साउंड हो, लेकिन फाइनेंसेस तो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना और उन पे काम करना, ठीक है, सस्टेनेबल वे में, ये दूसरा जो मूल हमारा ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी अवेयरनेस कैंपेन या किसी भी अवेयरनेस एक्टिविटी में। तीसरी चीज होती है कि कंज्यूमर्स को उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमने कंज्यूमर फोरम में काम किया है या आपके कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम्स हमने किए हैं किसी भी चीज को लेके, तो ज्यादातर कंज्यूमर्स का होता है कि अरे यार इतना जाएंगे, 10 रुपए का तो फ्रूटी है, इतना जाएंगे, इतना कोट वोट में हमारा समय लग जाएगा, आने जाने में सब दिमाग लगेगा, छोड़ो इसको। बट वो क्या है, वो एक ने इग्नोर किया, दो ने इग्नोर किया, धीरे धीरे करके ऐसा होने लग गया कि फ्रूटी में छिपकली निकलने लगी, कभी कुछ और निकलने लग गया। तो ये क्या है, ये कंज्यूमर की इग्नोरेंस है कि वहां तक प्रॉब्लम जाती नहीं है, और जाती भी है तो एक दो प्रॉब्लम अगर जाती हैं तो वो अनसुनी हो जाती हैं। जब एक लॉट में जाएंगी, मास में, जनता में बहुत ज्यादा पावर है। जब जनता खड़े होके सवाल करती है सरकार से, तो सरकार रिजल्ट देती है, सरकार को देने पड़ते हैं, नियम कायदे सख्त करने पड़ते हैं, ताकि जनता स्वस्थ रह सके। उसको जो भी मिल रहा है, सर्विस मिल रही है, प्रोडक्ट मिल रहा है, उसमें जो वो दे रहा है, पैसा दे रहा है या विश्वास दे रहा है, भरोसा दे रहा है, उसको उसका रिजल्ट मिले, ये नहीं कि उसके साथ खिलवाड़ हो। तो कंज्यूमर को अपनी स्ट्रेंथ, यानी कि अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए, और वीकनेस पता होनी चाहिए। कंज्यूमर जो है अपनी वीकनेस, राइट्स तो पता हो, स्ट्रेंथ तो पता है कहीं ना कहीं लोगों को, लेकिन वीकनेस नहीं पता। और जिस वीकनेस ना पता होने की वजह से वो जो है हमेशा परचेजिंग के टाइम पे या प्रोडक्ट्स को चूज करने के टाइम पे बड़ा गड़बड़ हो जाता है उनके साथ, और वो ऐसे प्रोडक्ट्स चुनने लगते हैं जो कि उनके लिए नहीं बने। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अवेयरनेस का कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए,
कि कहाँ आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है और कौन सी चीज का फायदा उठाया जा सकता है किसी भी कंपनी या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन एंड मिसलीडिंग, यानी कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो कितना ज्यादा मैनिपुलेट कर सकता है या कितना ज्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है, और मिसलीडिंग कितनी ज्यादा करी जा रही है, यानी कि चाहे मैन्युफैक्चरर कर रहा हो, चाहे सप्लायर कर रहा हो, चाहे सेलर कर रहा हो, चाहे एडवर्टीजमेंट के थ्रू कर रहा हो, तो किसी भी स्तर पे हो रही हो। ठीक है, या आपका आस पड़ोस वाला व्यक्ति भी जो आपको उस प्रोडक्ट की या सर्विस को लेने की सलाह दे रहा है, तो आपका सलाहकार भी अगर खराब है तो आप गलत चुनाव कर लेंगे, जिसकी वजह से ये बड़ा एक समस्या होती है कि जो लेवल ऑफ मैनिपुलेशन होता है, मिसलीडिंग होती है, वो बढ़ता चला जाता है। ये सबसे ज्यादा होता है खाद्य पदार्थों में। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस, मतलब मैं अगर गिनवाऊं तो मतलब ये सेशन सिर्फ केसेस के गिनवाने में ही निकल जाएगा। इतने सारे केसेस हेल्थ केयर से रिलेटेड पिछले कुछ ही सालों के अंदर आए हैं, 1-2 सालों के केसेस अगर उठाओ तो। जैसे पीछे एक केस आया था, आपने शायद सभी ने सुना भी होगा, एक बच्चा था, स्टिंग ड्रिंक आती है रेड कलर की, आजकल मार्केट में काफी ज्यादा है, उसे एनर्जी ड्रिंक के नाम पे बेचा जाता है। बट वो लड़के की डेथ उस स्टिंग के ओवर कंजम्पशन से हुई। वो एक गेम खेल रहा था या कुछ लैप कंप्यूटर पे कुछ वर्क कर रहा था, ओवर कंजम्पशन होने की वजह से उसे पता नहीं कितनी पी, और ड्यू टू का जो है ब्रेन डेथ और वो हुआ एकदम डेथ। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, चाहे वो ड्रग ओवरडोज की वजह से हो या किसी और तरीके की चीजों की वजह से हो, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। डॉक्टर साहब, अब एक आम आदमी हाँ जी, हाँ जी। अपने जैसे जो अधिकतर उसमें कुछ रिटायर्ड लोग हैं, कुछ वर्किंग वुमेन्स हैं, हम्म, वो बहुत सारी जी जी चीजें डेली रूटीन में ऐसे कंज्यूम करते हैं, इवन उनको ये भी पता नहीं है कि उनके लिए कोलगेट कौन सी यूजफुल है, कोलगेट को कैसे पहचानने की, क्योंकि बिल्कुल। सुबह की पहली चीज है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी विशेष चीजें आप उनको बताएं कि डेली रूटीन लाइफ में ये क्या गड़बड़ करते हैं, कौन सी चीज किस व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप उस पर भी प्रकाश डालें। ठीक है, आज पहले ही थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा सेशन में बच्चों के ऊपर फोकस करके लेके आई थी, प्लीज क्योंकि प्लीज हमारे प्लीज। बच्चे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन वो पॉइंट भी मैं डेफिनेटली प्रमोद कवर करूंगी। जी मैम, जी मैम। अ, अब अब एक चीज है कि हमारे लॉज कौन कौन से हैं, यहाँ मैं लॉज की डिटेल्स नहीं दे रही, क्योंकि लॉ की डिटेल देने लगूंगी तो बहुत ज्यादा कुछ समय निकल जाएगा। लेकिन कौन कौन से लॉ होते हैं एटलीस्ट बाय नेम आपको पता होना चाहिए, सो दैट आप अगर सर्च भी करना चाहें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो पहला जो हमारा इंडिया का है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का। इसके तहत हमारे कई सारे लॉज आते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स के रूल्स आते हैं, 2020 में ये अपडेट हुआ था। इसके अलावा हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का है, ये भी 2020 में अपडेट हुआ था। ठीक है, इसके बाद जनरल रूल्स है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, ये भी 2020 में ड्यू टू अपकमिंग कंट्रोवर्सीज जो रही हैं 20 से पहले, उनकी वजह से काफी सारे अमेंडमेंट्स इसमें करे गए थे। इसके अलावा एक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। ये तय करता है कि जो कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं कि वो ये इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करेंगी, ये उस तरीके की चीजों को देखता है। अगर कोई कंपनी या कोई भी जो प्रोवाइडर है वो नहीं करता है तो इस तहत के अंदर उसके लिए चार्जशीट फाइल करी जा सकती है। इसके अलावा सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1930 है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है 1955। इसके बाद है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट, जिसमें हम रॉ मटेरियल, जो खाद्य पदार्थ का रॉ मटेरियल होता है, चाहे कोई भी हर्बल हो या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, उसको हम इसमें कई सारे प्रावधान है, उसमें हम स्टडी करते हैं। और एक होता है फूड प्रिवेंशन एंड एडल्ट्रेशन एक्ट। ये एडल्ट्रेशन से संबंधित किसी भी तरीके के लॉ जो है या आपकी चीजें रेगुलेट होती है वो इसके तहत आती हैं। इसके अलावा एक है स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजरमेंट एक्ट, यानी कि जब हमारा हमको
अपने सर्विसेज के पैसे के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर वेट या उसमें वेट में चेंज मिलता है, ये मेजरमेंट में चेंज मिलता है, वो हम इसमें इस लॉ के तहत उसको देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडमार्क एक्ट जो आजकल काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ट्रेडमार्क एक्ट जो है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कंपटीशन एक्ट है और एक BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट है, ये हमारे स्टैंडर्डाइजेशन को रेगुलेट करता है। अब आते हैं कि आपने जो एक सेक्शन बताया कि जितने भी हम डेली रूटीन में चीजें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोलगेट है, चाहे वो आपका खाने पीने की कोई और चीज डेली रूटीन की, तो पहली चीज तो ये समझिए कि कोई भी प्रोडक्ट आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी बॉडी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, अगर वो किस पार्ट के लिए है, ठीक है, और उस पार्ट की खासियत क्या है। क्योंकि देखिए प्रोडक्ट जो है ना फॉल्स क्लेम बहुत करते हैं। अ, आप घर में भी कई सारे टेस्ट करके आप उनको उनको टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट चीज तो ये होती है कि आप जैसे डेंटल पेस्ट है आपके, तो दांतों को पेस्ट जो है आप घर पे भी बना सकते हैं, और अगर आपकी मेडिकेशन चल रही है किसी तरीके की, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपने पेस्ट को चुने। ज्यादातर कोशिश करें कि मेडिकल रिकमेंडेड सल्फेट फ्री जो है वो आप क्या नाम है प्रोडक्ट्स यूज करें। ठीक है, व्हाइटनिंग वाले जो आजकल एक आते हैं कि भाई आपके दांतों को व्हाइट कर देंगे, तो व्हाइटनिंग के लिए जो उसमें कंपोनेंट यूज हो रहा है उसे आपको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि व्हाइटनिंग के लिए तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वो डाल के आपके, क्योंकि दांत क्या है, दांत है कैल्शियम, तो एनीथिंग जो कैल्शियम से रिएक्ट करके उसे व्हाइट कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपके दांतों के लिए हेल्दी भी है, क्योंकि इनामिल भी वो हटा रही है। इनामिल अगर हट जाएगा तो आपके दांत को कोई नहीं बचा सकता, वो डिग्रेड होगा ही होगा, चाहे आप कुछ भी करा लीजिए। और इनामिल जो है नेचुरली जो दांतों पे प्रेजेंट रहता है, जो उसकी प्रोटेक्शन करता है, और इसे किसी भी अदर वे में दांत पे चढ़ाया नहीं जा सकता, ये एक इशू होता है। तो जो दांतों के संबंध में ये डेंटल पेस्ट है, ये कोशिश करें कि आप नेचुरल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। आप नीम का पेस्ट बना सकते हैं, ठीक है, और और भी बहुत सारी चीजें नेचुरली प्रेजेंट होती हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग कर सकते हैं दांतों के लिए, दांतों को हेल्दी बनाने के लिए, इस तरीके की चीजें यूज कर सकते हैं। सल्फेट फ्री जो है पेस्ट जो है आप इस्तेमाल करें। बॉडी अभिषेक जी, क्या खाए। कार्यक्रम के अंत में हमारे प्रश्न उत्तर रहते हैं, प्रश्नों को बीच में ना डालें प्लीज। जी, मैं लास्ट के थोड़े कुछ मिनट आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं रखूंगी। इसके अलावा देखिए, अगर आप किसी भी तरीके के मेडिकेशन खा रहे हैं, उस मेडिकेशन के अकॉर्डिंग आपके खान पान होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी मेडिकेशन कुछ है और आपका खान पान कुछ है, जिसकी वजह से भी आपको बहुत दिक्कत होगी। इसके अलावा आप किस एज में हैं, यानी कि आप एक इन्फेंट हैं, आप एक टॉडलर है, एक चाइल्डहुड एज में हैं, प्यूबर्टी एज में हैं, ठीक है, आपका वर्कआउट कैसा है बॉडी का, आप कितने फिजिकली एक्टिव हैं, उस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं। क्योंकि हर कोई चीज हर किसी के लिए सिमिलर रिजल्ट्स नहीं देती। अब प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग में एक लेटेस्ट 2 केसेस आपके सामने यहाँ डिस्कस करती हूँ, और उससे रिगार्डिंग काफी सारे पॉइंटर्स हेल्थ में भी मैं डिस्कस करूंगी। एक लेटेस्ट केस है बॉर्नविटा का। बॉर्नविटा कंपनी हम सबकी जानी मानी कंपनी है, हम सभी बचपन में बॉर्नविटा दूध में मिला के पीते थे। और बूस्ट है और इस तरीके के कई सारे जो हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पे जो मार्केट में बेचे जाते हैं, एडवर्टीजमेंट्स में भी ये क्लेम किया जाता है कि ये आपके सारे न्यूट्रिएंट्स देगा आपको, और
आपके बच्चे को हेल्दी बनाएगा या आपको भी हेल्दी बनाएगा। कुछ लोग तो बड़े होने के बाद भी बॉर्नविटा दूध में मिला के पीते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं, ये हेल्थ ड्रिंक के नाम पे बेची जाती हैं। लेटेस्ट जो क्लेम, जो इशू अभी आया है, ये काफी समय से पहले भी आया था। हम लोगों ने तो बीइंग रिसर्चर पहले भी ये इस तरीके के क्लेम्स किए हैं इन कंपनीज पे, बट अगेन कई बार ऐसा होता है कि जब तक वो गवर्नमेंट एक्शन नहीं होता, इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर का जो वो क्लेम है वो कहीं ना कहीं सप्रेस भी हो जाता है। लेकिन अच्छा है कि बॉर्नविटा या और भी ऐसी कंपनीज पे इस तरीके का जो रेगुलेशन है वो अब आया है। बॉर्नविटा में हमने पहले भी बताया था कि बॉर्नविटा जो है वो हेल्थ ड्रिंक नहीं है, उसे हेल्थ ड्रिंक के नाम से बेचा जाता है, लेकिन बेसिकली उसमें फ्लेवर एनहांसर्स यूज किए जाते हैं और टेस्ट एनहांसर यूज किए जाते हैं, और उसका जो शुगर कंटेंट है वो बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से जो हाई शुगर, अगर आप 2 चम्मच भी बॉर्नविटा डाल रहे हैं, ठीक है, दूध में, तो दूध की अपनी भी शुगर होती है, प्लस उसे उसकी जो शुगर है बॉर्नविटा की वो भी ऐड होती है, और कई बार तो लोग अलग से भी चीनी डालते हैं, जिसकी वजह से एक ही ग्लास में आप सारी कैलोरीज, कई सारी शुगर आप इकट्ठी खा लेते हैं। कोई किसी का माइक ऑन है आई थिंक, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होती है बच्चे में। उस समय पता नहीं चलता, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, उसके जो बिहेवियर है उसमें बहुत सारी चीजें आपकी आने लगती हैं, और हमें उसका रीजन नहीं पता चलता। ठीक है, तो अभी जो बॉर्नविटा पे जो केस हुआ है वो इसी की वजह से हुआ है कि उसमें उसका जो फूड प्रोडक्ट है उसमें आपकी हाई शुगर मतलब मिली है, जिसकी वजह से उसके ऊपर फॉल्टी पैकेजिंग, यानी कि जो पैकेजिंग पे जो इंफॉर्मेशन होती है कि ये हेल्थ ड्रिंक है, इसमें ये न्यूट्रिएंट है, बहुत सारी चीजें, वो एक फॉल्स क्लेम है। फॉल्टी पैकेजिंग या मिसलीडिंग पैकेजिंग, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम और हाई शुगर कंटेंट होने की वजह से उस कंपनी पे केस हुआ, जो एक्सेप्ट भी किया गया है। इसके अलावा ये बॉर्नविटा तो फिर भी थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो खाता है, जब स्कूलिंग एज में होता है, चाइल्डहुड एज में होता है तो खाता है, कंज्यूम करता है। लेकिन एक और भी बहुत सेंसिटिव केस है, और वो बहुत ज्यादा तादाद में मतलब कंजम्पशन है उसका, इतना हाई कंजम्पशन है कि मतलब आप अगर उसके परसेंटेजेस देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स, तो सब चौंक जाएंगे कि इतना ज्यादा इंडिया जैसी कंट्री में जो कि ट्रेडिशनल फूड को इतना प्रमोट करती है, और घरों में हमारी माएँ हमें बच्चे को छोटेपन में घर की बनी हुई चीजें खिलाती है, लेकिन वो प्रोडक्ट है जो हर घर में कहीं ना कहीं यूज हुआ है, वो प्रोडक्ट है सेरेलैक। एवरी मेडिकल स्टोर पे सेरेलैक के कई डब्बे मिल जाएंगे, और सेरेलैक की कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट्स जो है, चाहे वो चाहे वो कोई और प्रोडक्ट हो, वो मतलब बिकता है और खिलाया जाता है। सेरेलैक एक ऐसी कंपनी है, ऐसा प्रोडक्ट है, और जो कंपनी बनाती है वो ऐसे प्रोडक्ट एज ग्रुप को टारगेट करती है जो बहुत छोटा है, यानी कि 1 साल तक का बच्चा, ठीक है, 0 to 1 year की एज को स्पेसिफिकली वो टारगेट करती है, यानी कि उस समय बच्चा ऐसे सेंसिटिव फेज में होता है जिसमें कि बच्चा जैसा बन जाएगा वैसा वो थ्रू आउट लाइफ जो है उसकी हेल्थ रहेगी, और उस एज में जो है वो इतने ऐसी ऐसी चीजें मतलब उस प्रोडक्ट को रेगुलरली कंज्यूम होने की वजह से बच्चे के अंदर इंड्यूस हो जाती हैं, जो कि उस समय नहीं पता चल रही। जैसे जैसे बच्चा टॉडलरहुड में आएगा, फिर चाइल्डहुड में आएगा, पर्टिकुलरली जब एक बड़ा चाइल्डहुड से जब प्यूबर्टी में चेंज होता है,
तो वो बड़ा इशू आता है उसके साथ, क्योंकि उस टाइम पे उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, तो तब जो है उसके रिजल्ट जो है सामने से दिखने लगते हैं। सेरेलैक का जो प्रोडक्ट है उसमें ये पाया गया कि जो प्रोडक्ट है जितनी उसमें शुगर होनी चाहिए उससे ज्यादा शुगर है, लगभग 2.7 ग्राम जो है एडिशनल शुगर है पर सर्विंग जो है सेरेलैक की उसमें बच्चे को खिलाई जाती है या उसमें पाई जाती है। अगर हम सेरेलैक के प्रोडक्ट की बात करें तो सेरेलैक के प्रोडक्ट कई सारे हैं, और सेरेलैक का जो कंजम्पशन डोजेज है वो है, अगर हम एक 0 to 1 ईयर की बात करते हैं, एक 6 साल तक, 6 महीने तक का जो बच्चा है उसमें उसे हम ज्यादातर सेरेलैक की एक सर्विंग एक दिन में देते हैं। 6 से 7 महीने के बच्चे को हम लगभग एक से थोड़ा सा ऊपर देते हैं, और जो 6 से 12 महीने का होता है लगभग 1 से 2 सर्विंग के बीच में अ, हम लोग पर डे का कंजम्पशन उसका देते हैं, जिसकी वजह से उसे सिर्फ एक ही फूड प्रोडक्ट से काफी ज्यादा एडिशनल शुगर उसके शरीर में जा रही है, जो कि वो झेल नहीं सकता। उसका शरीर अभी इतना बना नहीं है कि वो इतना हाई डोज को टॉलरेट कर सके। इसके अलावा मैनी अ टाइम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो सॉल्ट भी देते हैं, जो नमक भी बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में दे रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी समस्याएं आती हैं। तो ये जो सेरेलैक पे अभी जो इशू उठा है वो है आपका इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क ने ये स्टडी किया है, और उसने ये क्लेम किया है सीधा सीधा कि सेरेलैक जो ओरिजिनली बना था, जब डेवलप किया गया था प्रोडक्ट, तब उसमें ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, जो आर्थिक रूप से अभी इतनी सक्षम नहीं हुई हैं कि उन्हें डेवलप कंट्री की श्रेणी में इंटरनेशनल लेवल पे रखा जाए, उन कॉन्टिनेंट्स में, जैसे कि एशिया, एशिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की है, तो एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में और वहां के कई देशों में जो है सेरेलैक को जो बेचा जा रहा है उसमें एडिशनल शुगर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बच्चों को, नियोनेट को, यानी कि बहुत छोटा बच्चा होता है 0 to 1 ईयर का, वो उसमें बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो इंड्यूस हो जाती है, हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है अरे यार बच्चा जो है अभी भी आ, पैदा हुआ है और अभी भी ग्रो कर रहा है, इस वजह से इसका तो स्वभाव है, नहीं, वो स्वभाव नहीं होता, वो आपके खान पान से, उस बच्चे के खान पान से जा रहा है। अगर मदर भी अगर कुछ ऐसा कंज्यूम कर रही है तो वो फिर भ्रूणावस्था से ही ट्रांसफर हो रहा है, उसके अंदर जेनेटिकली इंटरजेनरेशनल कहीं ना कहीं वो चीज आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज जो है देखी गई कि इन कॉन्टिनेंट्स में जो सेरेलैक जा रहा है, उन कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज में पर्टिकुलरली सेरेलैक में एडेड शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है। इवन जब आपको जिस उम्र में बच्चे को कोई भी एडिशनल शुगर नहीं जानी चाहिए, उस उम्र में वो एडेड शुगर खा रहा है, वो भी 2.6 ग्राम पर सर्विंग की रेट से। अब ये तो समझ में आ गया कि शुगर ज्यादा है तो कुछ ना कुछ समस्या होगी, कुछ ना कुछ होगा, सॉल्ट ज्यादा है तो कुछ ना कुछ होगा हम सभी के साथ। लेकिन समझ बात ये कि समस्याएं क्या आती हैं। अगर छोटा बच्चा है, वो अगर हाई शुगर कंजम्पशन ले रहा है तो प्रॉब्लम क्या आएगी उस बच्चे के अंदर, उस समय नहीं प्रॉब्लम आएगी, वो जब बड़ा होगा तब आएगी। और इवन एडोलेसेंस के बाद एडल्टहुड में भी आपकी काफी सारी समस्या आती हैं। और वो समस्या क्या है मैं पहले कवर करूंगी, हाई शुगर कंजम्पशन वाली जो समस्या है उसमें क्या क्या समस्या आती है। अगर आप हाई शुगर कंजम्पशन कर रहे हैं किसी भी तरह से, खास करके बच्चा अगर खा रहा है, तो उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होने लगे, क्योंकि उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा तेजी से काम करता है, जब बच्चा छोटा होता है, ग्रोइंग स्टेज में होता है। तो जो शुगर होती है वो आपके ग्रोथ हार्मोन को रिटार्ड कर देती है, जिससे कि बच्चे की जो ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है, वो रुक जाती है, उस हिसाब से नहीं बढ़ती जिस हिसाब से उसको नेचुरली बढ़ना चाहिए।
तो स्टंटिंग का जो है केस जो है, स्टंटिंग मतलब हाइट कम रहना, वो हो जाता है। इसके अलावा वेट गेन होना, अनवांटेड वेट गेन, बच्चों में ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका वेट उनकी उम्र से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो रैपिड और अर्ली वेट गेन प्लस ओबेसिटी का रिस्क जो है कई गुना ज्यादा बढ़ता है अगर हम इन्फेंट एज में या टॉडलर एज में बच्चे को हाई शुगर देते हैं तो। इसके अलावा जैसे आपने कहा दांतों की कैरीज, कितना भी पेस्ट लगा ले, अगर वो शुगर कंज्यूम कर रहा है हाई लेवल पे, तो दांतों का कोई भी पेस्ट उस पर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चे की बोन्स होती हैं उस टाइम पे बन रही होती हैं, बोन बनी नहीं होती हैं। और उस टाइम पे क्या है कि अगर उसकी बॉडी में एक ऐसे ही इश्यूज डेवलप हो जाएंगे जिसकी वजह से उसके दांतों में केरीज हो रही है, डेंटल केरीज है, डेवलप हो रही है, तो पेस्ट वगैरह कुछ काम नहीं करेगा, फिर उसको बहुत सारे अदर चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी अपनी डेंटल इश्यूज को कॉम्बैट करने के लिए। और बच्चों में सबसे आम समस्या है। ठीक है, तो डेंटल केरीज का खतरा बहुत ज्यादा होता है बच्चों को। इसके अलावा अस्थमा, हाई शुगर कंजम्पशन जो है बच्चों में अस्थमैटिक सिम्टम्स लेके आता है। सॉरी, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो है वो आते हैं, सांस से संबंधित समस्याएं बच्चों को पहले की तुलना में बहुत बढ़ी हैं। कुछ कारण है एनवायरमेंटल, कुछ कारण है उनका फिजिकली एक्टिव ना होना, लंग्स का प्रॉपरली ना खुलना। लेकिन इसके अलावा अगर खान पान की बात करें तो हाई शुगर जो है आपकी अस्थमा को जन्म देने में काफी इम्पोर्टेंट योगदान देती है। इसके अलावा दिल से संबंधित बीमारियां, कार्डियोवेस्कुलर डिसीज, चाहे आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो, चाहे वो आपकी हार्ट स्ट्रोक हो, चाहे वो आपका बीपी का बढ़ना हो, ये सारी चीजें जो है आपकी हाई शुगर से होती है। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी बढ़ते हैं, यानी कि जब हमारे बॉडी में ज्यादा शुगर हो जाती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में, यानी कि लिपिड फॉर्म में, फैट फॉर्म में जो है स्टोर करने लगती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अगेन ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा डायबिटीज मेलेटस का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और जब वो उम्र आती है कि वो डायबिटीज हो सकती है, ठीक है, या जैसे आपकी प्यूबर्टी प्यूबर्टी हिट हो गई या उस टाइम पे, या आपकी प्रेगनेंसी है उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है अगर बचपन में ऐसी कोई सिनेरियो रहा हो इस तरीके का। इसके अलावा अगर हम मानसिक तौर पे बात करें, ये तो हो गई जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तब ये रिजल्ट सामने आएंगे। अब जब बच्चा छोटा होता है तब क्या सामने चीजें देख सकते हो, तुरंत आप लोग डेली बेसिस पे देख सकते हो कि बच्चा बहुत इरिटेटेड रहता होगा। जो बच्चे जिनको किसी भी तरह से शुगर का हाई कंजम्पशन, शुगर किसी भी फॉर्म में दी जाती है, ठीक है, जाने अनजाने में भी, तो वो बच्चे ज्यादा इरिटेटेड रहते हैं हमेशा। वो उनका जो मूड है वो चेंज होता है, बहुत फ्रिक्वेंट मूड चेंजेस होते हैं उनके अंदर। क्यों? क्योंकि उनका जो दिमाग है, जो मानसिक डेवलपमेंट है, उनका मेंटल डेवलपमेंट है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता। ठीक है, ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसको सबसे ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर वो उसको ग्लूकोज हिट करता है, शुगर हिट करती है, तो वो ठीक से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं बच्चों को होती हैं, जिसमें पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी कि लर्निंग और मेमोरी बच्चे की कम हो जाती है। ठीक है, वो चीजों को समझ नहीं पाता, आर्टिकुलेट नहीं कर पाता अब। ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो है उस बच्चे के अंदर मेंटल लेवल पे समस्याएं पैदा हो जाती है। इसके अलावा टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज होना, बच्चे को टेस्ट की प्रेफरेंस जो होनी चाहिए, टेस्ट रिकॉग्निशन, जो हम सबकी जीभ में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेस्ट की सेंसेशन सेंसेस होते हैं, वो जो है वो लूज हो जाते हैं। तो हाई शुगर कंजम्पशन से टेस्ट प्रेफरेंस में बदलाव होना, वो ज्यादातर जो है फीकी मीठी चीज खाना पसंद करेगा, क्योंकि शुगर कंजम्पशन ने हाई शुगर कंजम्पशन की वजह से उसकी जो
टेस्ट सेंसरी कैपेसिटी है ना, वो चेंज कर दी है, जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चों को ये समस्या आज की तारीख में होने लगी है कि यार मेरा बच्चा तो ये नहीं खाता, मेरा बच्चा तो वो नहीं खाता, घर का कुछ तीखा दे या चटपटा दे तो वो खाता नहीं है, बाहर के मोमोज और वो सब चीजें तो बड़े आराम से खा लेता है। कारण ये है कि कहीं ना कहीं बचपन में ही उसका टेस्ट मॉडिफिकेशन हो गया है। इसके अलावा इरिटेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो इरिटेटेड रहेगा बचपन में भी, और आगे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वो वैसे वैसे उसमें एंगर इश्यूज डेवलप हो जाएंगे, ज्यादा बच्चा गुस्सैल रहने लगेगा, इरिटेटेड रहने लगेगा, अटैकिंग नेचर जो है उसकी डेवलप हो जाएगी, इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाता ऐसा बच्चा कई बार। इसके अलावा ब्लड वेसल्स, यानी कि जिसमें जो जिसे कहते हैं खून की धमनियां, वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, ब्रेन के अंदर, यानी कि ब्रेन की जो वेसल्स, ब्लड वेसल्स हैं जिससे कि ब्रेन को ब्लड पहुंचता है, वो जो है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में ऐसा डैमेज, मतलब बच्चे की डेथ भी हो सकती है एक्सट्रीम केस में। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन जैसे केसेस भी आ सकते हैं, या एक्सट्रीम बिहेवियरल इश्यूज वाले भी केसेस आ सकते हैं, अगर हम बात करते हैं हाई शुगर कंजम्पशन की। इसके अलावा ब्रेन श्रिंकेज जैसी एक बड़ी समस्या हाई शुगर कंजम्पशन से आप देख सकते हैं, बच्चों में भी और बड़ों में भी। ये समस्या बड़ों में भी देखी जाती है कि बचपन में अगर कुछ ऐसा खाया है या खान पान रहा है तो बड़े होने के बाद ये समस्या आएगी। इसके अलावा अगर चाइल्डहुड के दौरान, पूरे मतलब इन्फेंसी से लेके चाइल्डहुड बिफोर प्यूबर्टी, अगर ये उसका खान पान में शुगर बहुत ज्यादा रहता है, तो जब वो प्यूबर्टी हिट करेगा, जब उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट होगा, तो वो सेक्सुअल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसको सेक्सुअल डेवलपमेंटल इश्यूज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, फीमेल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, या तो प्यूबर्टी लेट होगी या बहुत ज्यादा डिरेल्ड होगी, हार्मोन इश्यूज जो है उसको बहुत ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल डाइसफंक्शन, जैसे फीमेल में सेक्सुअल डाइसफंक्शन है, मेल में इरेक्टाइल डाइसफंक्शन है, ऐसी समस्याएं उसको जीवन में बाद में देखने को मिलेंगी, ठीक है। इस तरीके की समस्याएं आप होती हैं। प्यूबर्टी का प्रॉब्लम आता है, प्यूबर्टी जल्दी आती है ज्यादा शुगर कंजम्पशन से। इसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या, कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। आप सबको मैं बता दूं, कैंसर के जो सेल्स हैं बॉडी में, वो शुगर पे फीड करते हैं, ग्लूकोज पे फीड करते हैं, उनका खाना होता है ग्लूकोज। अगर आप जितना ज्यादा शुगर खाएंगे तो उतना ही ज्यादा कैंसर के जो चांसेस हैं बॉडी में वो बढ़ते चले जाएंगे। और अगर बच्चा है तो उसको पहले से ही उसके जो सेल्स हैं वो प्रोग्राम्ड हो जाते हैं हाई शुगर कंजम्पशन के, जिसकी वजह से उन बच्चों उन बच्चों में लेटर स्टेजेस में कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पर्टिकुलरली आपके स्टमक कैंसर हो गया, तो इस तरीके की चीजों का जो है खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या जो आज की तारीख में इंडिया में तो बहुत ज्यादा हो रही है, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन, एंजाइटी, एवरीबॉडी, हर बच्चे को आज की तारीख में अगर देखें तो वो मानसिक बीमारियां हैं। डिप्रेशन कहीं ना किसी स्टेज पे हर किसी को हिट करता है। कारण है हाई शुगर कंजम्पशन, एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों में डिप्रेशन का रिस्क या डिप्रेशन होना। इसका बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसके खान पान में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा होगा। इसके अलावा आपके जो स्किन के इश्यूज हैं, ठीक है, स्किन के इश्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उस बच्चे के अंदर। ये तो ये सारी समस्याएं होती हैं सिर्फ एक चीज से, जब आप हाई शुगर कंजम्पशन करते हैं। सॉल्ट कंजम्पशन से भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ठीक है। अ, और सॉल्ट, बच्चों में सॉल्ट कंजम्पशन भी जो है, और ये जो प्रोडक्ट है, चाहे आप बिस्किट ले लीजिए,
चाहे आप सेरेलैक जैसा प्रोडक्ट ले लीजिए, चाहे कोई हेल्थ ड्रिंक नाम के बैनर के टाइटल के अंदर में कोई हेल्थ ड्रिंक बेच रहा है, उससे ले लीजिए। हम अपने बच्चों को या खुद भी बहुत सारी ऐसी चीजें खाते पीते हैं जिनमें इस तरीके की सारी चीजें होती हैं, या तो सॉल्ट ज्यादा हाई होगा या शुगर ज्यादा हाई होगी, ठीक है। और हम उसको क्लेम भी नहीं करते हैं कि नहीं हमारी हमारी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है तो हमको हेल्थ क्लेम हम कंपनी पे करें। तो ये सारी चीजों के लिए कंज्यूमर को अवेयर होना पड़ेगा, मिसलीडिंग एड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या वाकई में ये प्रोडक्ट जो है हमारे लिए जो ये क्लेम कर रहा है वो वाकई में है या नहीं। अभी तो जो जैसे गवर्नमेंट ने बॉर्नविटा को और बॉर्नविटा जैसे ऐसे कई कई सारे ऐसे हेल्थ ड्रिंक्स है, उनको हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटाने का ऑर्डर आ गया है। बट बात यह है कि इतने सालों से बॉर्नविटा या बॉर्नविटा जैसा कोई भी कंपनी मार्केट में हमारे मतलब साथ और हमारे बच्चों के साथ काफी बड़ा बेनिफिट उठा के उनकी हेल्थ से उनकी हेल्थ डैमेज करके इतने सालों में अब अपनी कंपनी के लिए उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। तो क्या ये सही है? क्या आप लोगों को जागरूक होना चाहिए अभी भी कि आप अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, वो खाएं और नेचुरल प्रोडक्ट्स खाएं, क्योंकि आपकी हेल्थ से बड़ी कोई लग्जरी नहीं हो सकती। हम सारी ये सब चीजें क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम एक लग्जूरियस लाइफ जी सके। हम हमारा कोई स्टेटस सिंबल बन गया है। अगर माँ अपने बच्चे को सत्तू घोल के पिला रही है तो बच्चा कह देगा नहीं नहीं, ये तो क्या तुम्हारा स्टेटस है। लेकिन अगर वहीं बॉर्न कोई और ऐसे मार्केटेड जो है पाउडर जो है हेल्थ ड्रिंक के नाम पे वो पिला रही है तो अरे माँ तो बड़ी अच्छी है बड़ा। तो देखिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स जितने अच्छे हो हमेशा से हमारे भारत में थे। हमारी मदर्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, हमारे सबने ये सब जो हमारी धरोहर की तरह हैं, ये जो कि हमारे लिए है और हमारी जनरेशन के लिए हैं आगे। तो उसके लिए सभी को खुद जागरूक होना पड़ेगा और अवेयर होना पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट को पढ़ के खरीदें, उनके क्लेम्स को समझ के खरीदें कि वो आपके दिमाग से कैसे खेल रहे हैं। क्योंकि कभी भी देखिए कि एडवर्टीजमेंट हमेशा मदर्स को लेके, स्त्रियों को लेके, बच्चों को लेके बनाए जाते हैं, ठीक है, उन पे फोकस बनाए जाते हैं। तो ये मदर्स और बच्चों के ऊपर जो ज्यादातर फोकस एड्स और क्लेम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो डिसीज को लेके हो चाहे वो जनरल हेल्थ को लेके हो, वो थोड़ा सा उन्हें अलर्ट होने की जरूरत है। और जो बाकी के जो हमारे भाई हैं, पिता हैं, दोस्त हैं, मेल्स, वो भी अवेयर हो ताकि वो घर के और सदस्यों को भी उन चीजों से बचा सके। अब एक काम करते हैं, काफी सारे लोगों ने काफी क्वेश्चंस पूछे हैं, तो जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं मैं उनका जवाब मुझे लगता है कि हम दे सकते हैं। हाँ, बहुत हाँ बहुत धन्यवाद डॉक्टर कनिष्ठा जी। प्यारे साथियों, आपने देखा कि बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो हमारे घरों में, हमारे शरीर में इस हद तक प्रवेश कर चुकी हैं जिनको हम लोग समझ ही नहीं पाए। मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था जिसमें बताया गया कि पूरे साल में इतना पेस्टिसाइड खा लेते हैं कि अगर वो एक बार में किसी इंसान को खिला दिया जाए तो सांस भी ना ले अगली। तो आप सोच के बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। बोनवीटा है, ये जो स्टिंग नाम का जो ड्रिंक मैडम ने बताया, ये तो 2-4 महीने पहले की बात है मैम। बड़ा हाईलाइट वो हाँ केस हुआ था, है ना, वो बहुत सारे बच्चा। प्रमोद, बहुत सारे केसेस हैं, इतने सारे केसेस है। अगर डेली बेसिस पे प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाने लग जाएंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मतलब ऐसे निकल जाएंगे कि चाहे वो तेल हो, रिफाइंड ऑयल भी उनमें से एक ही है जो कि घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्यारे साथियों, मैं चाहता हूं कि कोई भी 5 साथी, जैसा कि हमारी परंपरा है कि 5 लोगों के प्रश्नों को आज लिया जाएगा। डॉक्टर कनिष्का हमारे साथ मंच पर जुड़ी रहेंगी हमेशा, और वीकली तौर पर भी मैम ने अनुरोध किया है कि वो निश्चित तौर पे इस मंच का हिस्सा बनना चाहती हैं।
तो प्यारे साथियों, क्योंकि आज का जो सत्र है वो विशेष रूप से छोटे बच्चों को टारगेट करके मैम ने बनाया है, तो मैं आमंत्रित करूंगा जो भी आज के प्रश्न के लिए आना चाहते हैं वो सीट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ साथियों ने इसमें